गुड इवनिंग बच्चों एवं मेरे छोटे एवं बड़े भाइयों, सभी को गुड इवनिंग। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की नदियां, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ने जा रहे हैं आज मध्य प्रदेश की नदी क्षिप्रा। देखिए, क्षिप्रा नदी की बात कर रहे हैं अपन। तो अपन ने पहले टॉपिक में अपन ने पढ़ा था नदियों के पहले, दूसरे टॉपिक में पढ़ा था चंबल नदी के बारे में। तो देखिए, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? इंदौर जिले की महू तहसील से हो रहा है और यह उत्तर की ओर बहते हुए मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाते हुए यमुना नदी में मिल जाती थी। अब वहीं से इंदौर जिले के अंतर्गत एक पहाड़ी स्थित है, काकरी वर्डी पहाड़ी। कौन सी? काकरी वर्डी पहाड़ी। यहां से क्या हो रहा है? क्षिप्रा नदी का उद्गम हो रहा है और उत्तर की ओर बहते हुए मंदसौर नामक स्थान पर, यानी कि मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में, किस जिले में? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में क्षिप्रा नदी का क्या हो रहा है? समापन हो रहा है। क्षिप्रा नदी का क्या हो रहा है? समापन हो रहा है। तो ये बात क्लियर हुई कि जो क्षिप्रा नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? इंदौर जिले के अंतर्गत एक पहाड़ी स्थित है, काकरी वर्डी पहाड़ी। इसी से क्या हो रहा है? इसका उद्गम हो रहा है और उत्तर की ओर बहते हुए मंदसौर जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। यानी कि जो क्षिप्रा नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी की सहायक नदी है क्षिप्रा नदी। अब बात करते हैं अपन इसमें कि इसका उद्गम कहां से होता है। किसका उद्गम? तो अपन लिखते हैं थोड़ा इसके बारे में कि इस नदी का उद्गम कहां से होता है। तो देखिए, इस नदी का जो उद्गम हो रहा है वो कहां से हो रहा है? इंदौर जिले की काकरी वर्डी पहाड़ी से। कहां से हो रहा है? इंदौर जिले की काकरी वर्डी पहाड़ी से क्या होता है? इसका उद्गम होता है और उत्तर की ओर बहते हुए कहां पर समापन हो जाता है? मंदसौर में, ये चंबल में मिल जाती है। तो देखिए, इसके समापन की अपन बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कि इस नदी का जो समापन होता है वो कहां होता है? मंदसौर में। कहा? मंदसौर में। किस नदी में? चंबल नदी में। चंबल नदी में मंदसौर जिले में मिल जाती है। किस नदी में मिल रही है? चंबल नदी में मिल रही है। कहां पर? मंदसौर में मिल रही है। ये बात क्लियर हुई। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो इस नदी की जो कुल लंबाई है वो है 195 किलोमीटर। कितनी है? 195 किलोमीटर। समझ में आई ये बात? इस नदी की कुल लंबाई कितनी है? 195 किलोमीटर क्या है? इस नदी की कुल लंबाई है। यहां तक अपन ने देख लिया। अपन आगे देख रहे हैं कि इस नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो खान और गंभीर है। कौन सी? खान और गंभीर क्या है? इस नदी की सहायक नदियां हैं। तो अपन सहायक नदियां भी लिख लेते हैं, सहायक नदियां। तो इस नदी की जो दो प्रमुख सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? खान, नंबर दूसरा गंभीर। नाम से गंभीर है। कौन सी है? गंभीर। इसके अलावा अपन आगे देख रहे हैं कि जो खान नदी है, कौन सी नदी है? खान नदी। तो खान नदी के किनारे मध्य प्रदेश का इंदौर जिला स्थित है। कौन सा जिला स्थित है? मध्य प्रदेश का इंदौर जिला या इंदौर शहर बसा हुआ है। तो ये पॉइंट देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि खान नदी के किनारे इंदौर शहर बसा हुआ है। कौन सा शहर बसा हुआ है? इंदौर शहर बसा हुआ है। ये बात क्लियर हुई। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है एग्जाम में
कि इंदौर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो इंदौर किस नदी के किनारे स्थित है? खान नदी के किनारे। खान नदी जो है वो क्षिप्रा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इसके अलावा अपन आगे देख रहे हैं, एक और इंपोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन, अपना जो उज्जैन शहर है, कौन सा? उज्जैन। तो उज्जैन में, कहां पर? उज्जैन में इसी नदी के किनारे प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। किस मेले का? कुंभ मेला। कुंभ मेले को सिंहस्थ के नाम से भी जानते हैं। यानी किस मेले का आयोजन किया जाता है? सिंहस्थ या कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। तो अपन क्या दे रहे हैं कि उज्जैन का महाकालेश्वर, कौन सा? उज्जैन का महाकालेश्वर। ये बात समझ में आई? कौन सा? महाकालेश्वर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बात क्लियर हुई? कौन सा सर? महाकालेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे बसा है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप कहेंगे कि यह क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। बसा हुआ, ये बात क्लियर हुई। और देखिए अब आगे अपन बढ़ रहे हैं कि यहीं पर, कहां पर? उज्जैन में ही, उज्जैन में ही बोले तो महाकालेश्वर पर ही प्रत्येक 12 वर्ष बाद सिंहस्थ या कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। ये बात समझ में आई? कहां पर? उज्जैन में ही। कहां पर? उज्जैन में ही। कहां पर? उज्जैन में ही सिंहस्थ या कुंभ के मेले का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष बाद किया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद किया जाता है। यानी कि उज्जैन में ही, उज्जैन शहर भी किस नदी के किनारे स्थित है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो अपन कहेंगे कि ये उज्जैन शहर जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जहां पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में सिंहस्थ या कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। और बात करते हैं कुंभ का जो मेला है वो 4 स्थानों पर लगता है। वो 4 कौन कौन से स्थान हैं जहां पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है? तो देखिए, पहला हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, नासिक। कौन कौन से स्थान हैं? हरिद्वार, प्रयाग, एक अपना आ गया देखो उज्जैन, इसके अलावा नासिक। कौन सा? नासिक। इन 4 स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में सिंहस्थ या कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। ये चीज क्लियर हुई आपको? इसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि वर्तमान में, कब? वर्तमान में राज्य सरकार ने नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना शुरू की है, जिसके तहत इस नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना का तात्पर्य क्या है कि इसके द्वारा सरकार क्या करने जा रही है कि नर्मदा नदी का जो पानी है वो क्षिप्रा नदी में, किस नदी में? क्षिप्रा नदी में लाने का प्रयास किया जाएगा। तो अगला पॉइंट अपन लिखने जा रहे हैं कि वर्तमान में राज्य सरकार ने, कब? वर्तमान में राज्य सरकार ने नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना, नर्मदा क्षिप्रा लिंक योजना शुरू की है, शुरू की है, जिसके तहत
नर्मदा का पानी, किसका पानी, नर्मदा का पानी क्षिप्रा नदी में लाया जाएगा। ये चीज क्लियर हुई, क्योंकि क्षिप्रा नदी में जो पानी की मात्रा है वो कम रहती है, और उज्जैन में कुंभ के मेले का आयोजन किया था, उस समय लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आयोजित होते हैं। लाखों पर डे लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने जाते हैं महाकालेश्वर महाराज के। इसीलिए क्या किया जा रहा है, उस नदी में नर्मदा के द्वारा पानी भेजा जाएगा। ये बात क्लियर हुई। यहाँ पर अपनी क्षिप्रा नदी क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसके बाद अपन अन्य नदी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, उनमें अपनी एक और नदी है तवा नदी। कौन सी, तवा नदी। अब देखिए तवा नदी अपन मैप में इसलिए नहीं दिखा सकते क्योंकि इसका जो उद्गम होता है, तवा नदी का क्या होता है, उद्गम। उद्गम कहां से होता है, होशंगाबाद से। कहां से होता है, होशंगाबाद से इसका क्या होता है, उद्गम। और पचमढ़ी में, पचमढ़ी नामक स्थान पर एक जगह है काली भीत। पचमढ़ी में क्या है, महादेव पर्वत। महादेव पर्वत के अंतर्गत यहाँ पर अपना होशंगाबाद है। यहीं पर क्या है, महादेव पर्वत है। महादेव पर्वत के अंतर्गत एक पहाड़ी आती है काली भीत पहाड़ी। यहीं से क्या होता है, तवा नदी का उद्गम होता है। इस नदी का उद्गम होता है और थोड़ी दूर ही पर चलने पर होशंगाबाद में ही तवा नदी का समापन हो जाता है। समापन बोले तो यह नदी नर्मदा नदी में मिल जाती है। ये बात समझ में आई, होशंगाबाद में ही। अब सोच लीजिएगा आप, होशंगाबाद में ही पचमढ़ी के महादेव पर्वत की काली भीत से इस नदी का उद्गम हो रहा है और होशंगाबाद में ही इस नदी का समापन हो रहा है। किस नदी में मिलती है, तो वो नर्मदा नदी में मिलती है। तो अब देखिए इसके उद्गम की बात कर रहे हैं कि इसका उद्गम कहां से होता है। आप देख लीजिएगा कि इसका जो उद्गम है, उद्गम क्या, पचमढ़ी। कौन सा स्थान भैया, पचमढ़ी के महादेव पर्वत। कौन सा पर्वत है, महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। क्या होता है, उद्गम होता है। कहां से उद्गम हो रहा है भैया, देख लिए होशंगाबाद में, पचमढ़ी में ही एक पर्वत है महादेव पर्वत। और इसी महादेव पर्वत पर अपन ने देखा है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। वहीं इसी महादेव पर्वत के अंतर्गत एक पहाड़ी आती है काली भीत पहाड़ी। इसी पहाड़ी से क्या होता है, तवा नदी का उद्गम होता है। ये बात क्लियर हुई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या यहां से उद्गम हो गया। इसके बाद ये कहां कहां जाती है, तो इसकी अपन बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, इटारसी नरसिंहपुर में प्रवाहित होते हुए, कहां पर, इटारसी नरसिंहपुर में प्रवाहित होते हुए, यानी बहती हुई, होते हुए कहां पर, उद्गम कहां से हो रहा है, होशंगाबाद से। तो होशंगाबाद में ही प्रवाहित होते हुए, होशंगाबाद में ही नर्मदा नदी में मिल जाती है। ये चीज अपनी क्लियर हुई। अब देखिए उद्गम महादेव पर्वत की काली पहाड़ी से, समापन नर्मदा नदी में। किस नदी में समापन हो रहा है, नर्मदा नदी में। कहां पर, होशंगाबाद में ही। कहां पर, होशंगाबाद में ही। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं, एक अन्य नदी की बात करते हैं। हाँ, इसके बाद आप देखिए जो नर्मदा नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो कौन सी है, तवा नदी ही है। कौन सी है, तवा नदी।
तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक दृष्टि से देखा जाए, तो आप इसको लिख लीजिएगा कि नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी तवा है। कौन सी है? तवा। नर्मदा की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? तवा है। ये बात क्लियर हुई। जो तवा नदी है वो नर्मदा नदी की कैसी है? सबसे लंबी सहायक नदी है। अब बात करते हैं इसकी कुल लंबाई। देख लीजिए कि अपन ने इसकी कुल लंबाई नहीं देखी है अभी, कि इस नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी कुल लंबाई जो है, छोटी सी नदी है, ज्यादा नहीं होगी, तो वो है 172 किलोमीटर। कितनी है? 172 किलोमीटर। अब बात कर रहे हैं इसके आगे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा इसमें, कि इस नदी पर कौन कौन से जल प्रपात स्थित हैं। ये अपन पीछे भी पढ़ेंगे अभी, नर्मदा नदी जब नदी खत्म करेंगे तब, कि कौन कौन से झरने इस नदी पर स्थित हैं। तो देखिए, रजत जलप्रपात, डचेस जलप्रपात, अप्सरा जलप्रपात, सिल्वर जलप्रपात, ये क्या है? इस नदी पर स्थित हैं। तो देखिए कौन कौन से जलप्रपात हुए? रजत, डचेस, अप्सरा, इसके अलावा इसको ही, जो रजत है इसको ही अपन क्या बोल देते हैं? सिल्वर जलप्रपात बोल देते हैं। ये क्या है? इस नदी पर स्थित है जलप्रपात। देखिए, तवा नदी पर ही एक बांध बनाया गया है, तवा बांध। क्या बनाया गया है? तवा बांध बनाया गया है। एक पॉइंट और अपना इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा कि इस नदी पर तवा बांध बनाया गया है। देखिए, तवा बांध जो बनाया गया है, इस बांध को बनाए जाने में लगभग 44 गांव डूब क्षेत्र में आए थे। कितने? 44 गांव, जिनमें क्या किया गया था? इन गांव को बाद में विस्थापित करके अन्य ऊंचे स्थान पर भेज दिया गया था। तो देखिए, जो तवा बांध था वो दो नदियों के संगम पर बनाया गया था। कौन कौन सी वो नदियां थी? देखिए, तवा और देनवा, ये दो नदियां थी। इन नदियों के संगम पर, किस पर? संगम पर एक बांध बनाया गया था, उसको नाम दिया गया था तवा बांध। क्या बांध दिया गया? नाम दिया गया तवा बांध, जिसके अंतर्गत 44 गांव, कितने? 44 गांव डूब क्षेत्र में आए थे। किसमें? डूब क्षेत्र में। तो ये विस्थापित हुए, इनका रोजगार वगैरह छिन गया। इसके बाद इन्होंने क्या किया? इस डैम बनने के बाद वहां पर मछलियां वगैरह पकड़ना शुरू की, इनसे उनको रोजगार उत्पन्न हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ? सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी ने क्या किया कि ये मछलियां पकड़ने का ठेका प्राइवेट कंपनियों को दे दिया और सस्ती दरों पर वहां से मजदूर लाए, तो इनका रोजगार छिन गया। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर अपनी ये नदी भी क्या होती है? समाप्त होती है। अब एक अन्य नदी की बात कर रहे हैं अपन, काली सिंध नदी की। किस की बात कर रहे हैं? काली सिंध नदी। तो देखिए, काली सिंध कौन सी नदी है भैया? काली सिंध। देखो, सिंध अलग है, काली सिंध अलग है, सिंधु अलग है, ये सभी अलग अलग नदियां हैं। तो देखिए, काली सिंध नदी की बात कर रहे हैं अपन। ये क्या है? यहाँ पर देवास। क्या है? देवास। देवास के किस गांव से निकल रही है? बागली गांव से निकल रही है और उत्तर की ओर बहते हुए, कहा? उत्तर दिशा की ओर बहते हुए, देखिए ये भी काली सिंधी है, बहते हुए कहां पर? चंबल में। राजस्थान के कोटा के अंतर्गत एक गांव आता है नौगैरा गांव। तो ये किस नदी में मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। समझ में आई? कहां पर? राजस्थान के नौगैरा में ये चंबल नदी में मिल जाती है। ये बात क्लियर हुई? तो अब देख रहे हैं अपन कि इसका उद्गम कहां से होता है। किस नदी की बात कर रहे हैं? चंबल नदी की बात कर रहे हैं कि इस नदी का जो उद्गम है वो कहां से होता है। तो आप देख रहे हैं कि इस नदी का जो उद्गम होता है वो देवास जिले के, किसके? देवास जिले के
बागली गांव से। किस गांव से हो रहा है? देवास जिले के बागली गांव से। कहां से हो रहा है इसका उद्गम? देवास जिले के बागली गांव से। और किस दिशा में बह रही है? उत्तर की ओर बहते हुए। कहा? उत्तर की ओर बह रही है। और इसका समापन कहाँ हो रहा है? चंबल में मिल रही है। कहाँ मिल रही है? चंबल में मिल रही है। तो इसका जो समापन होता है वो कहाँ होता है? राजस्थान के कोटा के गांव अपना है नौगेरा में चंबल नदी में मिल जाती है। ये बात समझ में आई? किसकी सहायक नदी है ये? तो ये चंबल की सहायक नदी है। कौन सी? काली सिंधु जो है चंबल की सहायक नदी है। ये देखिए कहाँ मिल रही है? अपनी चंबल में। कहां पर? राजस्थान के नौगेरा में चंबल नदी में मिल रही है। इसका समापन हो गया। अब अपन बात करते हैं कि देखिए ये किन किन जिलों से होकर बह रही है, कहां कहां से होकर बहती है। देखिए देवास तो आएगा ही। देवास के बाद अपना राजगढ़ हुआ, आष्टा हुआ, इन शहरों से होकर ये बहती है। अगर बात कर रहे हैं कहां से निकलती है, तो ये कहां कहां से निकल रही, मैंने आपको बताया अभी। देवास जिले से होकर बह रही है। इसके बाद कहां जाती है? अपनी राजगढ़ जाती है। राजगढ़ के बाद आष्टा जाती है। कहां जाती है? आष्टा जाती है। और यहीं से फिर बाद में राजस्थान में नौगेरा में कहा मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। अब बात करते हैं इसकी कुल लंबाई कितनी है। इसकी जो कुल लंबाई है, अगर लंबाई की अपन बात कर रहे हैं तो इसकी कुल लंबाई जो है वो है 150 किलोमीटर। अब देखिए राजस्थान में कहाँ कहाँ बहती है ये? देखिए दो राज्यों में बह रही है, दिख रहा है ना आपको। एक तो अपना मध्य प्रदेश और दूसरा अपना राजस्थान। तो देखिए राजस्थान में देखिए कोटा में ही है, क्योंकि कोटा में ये कहाँ मिल रही है? चंबल में मिल रही है। इसके अलावा सवाई माधोपुर। कहां पर? सवाई माधोपुर। तो देखिए अपन देख रहे हैं कि कोटा में, सॉरी, राजस्थान में किन किन जिलों में बहती है, कहां कहां से होकर निकलती है। तो देखिए अपन ने क्या देखा? नंबर पहला कोटा, कोटा के अलावा सवाई माधोपुर। ये चीज क्लियर हुई। तो ये अपनी क्या हुई? काली सिंध नदी का क्या हुआ? समापन हुआ। छोटे एवं बड़े भाइयों, अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।